हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। देखिए, आर्थर कॉम्पटन की बात करें तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्जर्व किया कि जब कार्बन या किसी दूसरे लाइट एलिमेंट पर मोनोक्रोमेटिक एक्सरे गिराई जाती है तो उस केस में स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ इंसिडेंट रेज की वेवलेंथ से ज्यादा होती हैं, या हम कह सकते हैं स्कैटर्ड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है या उसकी एनर्जी इंसिडेंट एक्सरे के कंपैरिजन में लोअर होती है। अब ये कैसे होता है तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये हो गई इंसिडेंट एक्सरे जो कि मोनोक्रोमेटिक होती हैं। मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग होता है ऐसी एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ पर्टिकुलर होती हैं। अब ये एक्सरे जब कार्बन या दूसरे लाइट एलिमेंट पर गिरती हैं तो उस केस में ये उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करती हैं। अब इस इंटरेक्शन के बाद जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं उनको अगर हम इंसिडेंट एक्सरे से कंपेयर करें तो स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट एक्सरे के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं जो स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी है वो इंसिडेंट एक्सरे से कम होती है। अब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होगी। अब देखिए, एनर्जी और वेवलेंथ की बात करें तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसलिए स्कैटर्ड एक्सरे की जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी में ये जो डिक्रीमेंट आता है वो किस वजह से आता है? देखिए, जब इंसिडेंट एक्सरे उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करती है तो उस केस में इंसिडेंट एक्सरे की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन में यूज हो जाती है। तो इसी वजह से स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी इंसिडेंट एक्सरे के कंपैरिजन में कम होती है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट की सरफेस से स्कैटरिंग के बाद एक्सरे की एनर्जी डिक्रीज होती है या एक्सरे की वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, कॉम्पटन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके ये एज्यूम किया कि जो एक्सरे है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है और एक फोटोन की एनर्जी h न्यू के इक्वल होती है, और इसके बेसिस पर वेवलेंथ में जो चेंज आते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 दी। यहाँ पर डेल लैम्डा वेवलेंथ में इंक्रीमेंट को शो कर रहा है और वेवलेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, c हो जाएगी लाइट की वेलोसिटी और थीटा यहाँ पर स्कैटर्ड एक्सरे और इंसिडेंट एक्सरे के बीच का एंगल हो जाएगा। अब इस इफेक्ट के लिए आर्थर कॉम्पटन को 1927 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। आर्थर कॉम्पटन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट था और 1927 का जो फिजिक्स नोबेल प्राइज था वो कॉम्पटन और विल्सन को कंबाइंड फॉर्म में मिला था। अब देखिए, कॉम्पटन इक्वेशन 1 की बात करें तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो लैम्डा डैश है वो स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू हमेशा इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। अब वेवलेंथ शिफ्ट की बात करें तो ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर हम स्कैटरिंग एंगल थीटा की बात करें तो उस पर वेवलेंथ शिफ्ट डिपेंड करती है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ केस कंसिडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की। इसमें हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सपोज कर रहे हैं। मींस इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। अब cos 0 डिग्री की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इस केस में ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इस केस में वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब बात करते हैं केस 2 की। इस केस में हम 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं। मींस इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब cos 90 की बात करें तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हम जब 0 पुट करेंगे तो डेल लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू जब पुट करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। अब इस केस में डेल लैम्डा की जो वैल्यू आती है उसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं केस 3 की। इसमें हम थीटा एंगल 180 डिग्री का ले रहे हैं। तो इस केस में
इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब cos 180 की बात करें तो इसकी वैल्यू -1 होती है। जब यहाँ पर हम माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो डेल लैम्डा की वैल्यू ये आती है, और जब हम h, m और c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब देखिए इस रिजल्ट को अगर इससे कंपेयर करें तो ये वैल्यू इसकी डबल होती है, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू कॉम्पटन वेवलेंथ की ट्वाइस वैल्यू होती है। अब देखिए कॉम्पटन इफेक्ट के बेसिस पर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सरे का यूज कर रहे हैं। अब एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तो एक्सरे की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, मींस एक्सरे की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आता है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को हम सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट रेडिएशन के फोटोन नेचर को या पार्टिकल नेचर को भी प्रूव करता है। देखिए कॉम्पटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सरे को फोटोन की तरह एज्यूम किया था, और इसी के बेसिस पर रेडिएशन का फोटोन नेचर वेरीफाई होता है।